जो अभी होना है उससे नहीं पूछ रहा हूँ, जो हो गया उसकी बात कर रहा हूँ। आप लोग सारे सवाल वो कर रहे हो जो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी, ठीक है। किसका? तड़ित झंझा, कल मैंने क्लास में कहा था लास्ट में पढ़ करके आने है ना, थंडर स्टॉर्म, ठीक है। क्या होता है तड़ित झंझा? जो लाइट चमकती है ना, उसे हम तड़ित झंझा कहते हैं, बिजली जो चमकती है, ठीक है, लाइटनिंग। अब होता क्या है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बिल्डिंग्स जो होती हैं हमारी, सभी बिल्डिंगों की छतों पर एक लोहे का सरिया लगा होता है किसी कोने में। किस लिए होता है वो? हाँ जी, अर्थिंग के लिए होता है। बस वही, जो ऊपर से जब लाइट चमक रही होती है तो चूंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उससे निकलती है, तो अगर वो किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी तो क्या करेगी, बिल्डिंग को कोलैप्स कर देगी। तो वहाँ पर सरिया लगा होता है जो नीचे तक जा रहा होता है। उसका बेसिक मोटिव क्या होता है, उस सरिये से बिजली होकर कहाँ पे चली जाए, ज़मीन के अंदर चली जाए। क्योंकि करंट अगर आपसे पास हो जाएगा तो कोई समस्या उसमें, मतलब उस बिल्डिंग से, तो फिर उस बिल्डिंग पर उसका इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो जो लाइटनिंग होती है उसी को हम लोग तड़ित झंझा कह देते हैं। बस सिंपल सी बात, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे ही है, कल पढ़ा था ना। हाँ, वो तो पता है मुझे, वही है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर 7, 8, 9, 10 ये सब ने पढ़ लिए हैं एनसीईआरटी के, 4 ही चैप्टर हैं जी। टॉर्नेडो, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे ही लिखे हुए हैं, थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नेडो। किसको समझ में आया, जो लोग कल पढ़ करके आए वो बताइए जरा। जो पढ़ करके आए उनको समझ में आया होगा ना, वो तो बताइए क्या होता है टॉर्नेडो। है कोई नहीं बताएगा? तो बाकी तो समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या पढ़ा आपने उसमें, टॉर्नेडो में? अब साइक्लोन क्या होता है ये सोचो। साइक्लोन पढ़ा हुआ है ना हमने, तो साइक्लोन का ही लोकल वर्जन है टॉर्नेडो, ठीक है। मैंने कुछ आपको लोकल नेम्स पढ़ाए थे साइक्लोन के, टाइफून, हरिकेन, है ना। तो वैसा ही एक वर्जन होता है टॉर्नेडो, ठीक है। तो वो है बेसिकली क्या, एक चक्रवात ही है, बस वो स्थानीय चक्रवात है, लोकल साइक्लोन है, इतनी सी बात है। फनल मीन्स, तो फनल वहाँ भी बन रहा है, साइक्लोन के अंदर ही फनल ही बन रहा होता है बेसिकली, ठीक है। बस टॉर्नेडो उसका लोकल वर्जन होता है, इतना सा फर्क है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम कुछ चीज़ें जो करने वाले हैं, कल हमने साइक्लोन कर लिया है, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो, ये आप लोग पढ़ कर के आए हैं। कुछ और कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग बीच में पूछ लीजिएगा। एक मैंने कल शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स की बात की थी, है ना, जो प्रेशर बेल्ट हैं वो कैसे मूव करती हैं। दूसरा जलवायु का वितरण अभी हमको पढ़ना है। तीसरा ऐसे ही जेट स्ट्रीम हम लोग पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जेट स्ट्रीम कहाँ तक कर लिया था वो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी भाई, समय कम है और बहुत काम करना है। वो कर लिया था हमने, ठीक है। तो मैंने शायद छोड़ा था कि उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है हमको, ठीक है। जो हमारी लोकल फसलें होती हैं उनको बहुत बेनिफिशियल उनके लिए रहती हैं वो, क्योंकि बारिश से क्या होता है, फसलों को जीवन मिल जाता है। और उनके लोकल नाम भी चलते हैं। आप में से राजस्थान से है कोई? ठीक है, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर एक नाम चलता है मावट, सुना है? क्या होता है मावट? किसने बोला ये सर? क्या होता है? लोकल विंड है, ठीक है। तो यही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके कारण सर्दियों में होने वाली बारिश को ही क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं, लोकल नाम है वहाँ का, ठीक है। लिख लो, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में लिख रहे थे आप, उसी में ही कंटिन्यू कर लेना है जल्दी। दिस रेन इज बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स। दिस रेन मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कब होती है? कब होती है? सर्दियों में, ठीक है। दिस रेन इज बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स। ये वर्षा रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है।
अब बोलोगे रबी क्रॉप्स क्या होती है, वो एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे हम लोग, वैसे बेसिक चीज़ें पता होगा। रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है, लाभदायक होती है, बट हैवी रेन कैन बी, हाँ डिस्ट्रक्टिव या डिजास्ट्रस जो मर्जी लिख लीजिए, लेकिन भारी बारिश नुकसानदायक हो सकती है। तो भारी बारिश होगी तो ओले पड़ जाते हैं, और ओले क्या कर देंगे, फसलों को खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ठीक है। लोकल नेम मावट, स्थानीय नाम मावट। ठीक है। तो ये हमने 3 प्रकार के जेट स्ट्रीम लिख ली थी। पहली कौन सी लिखी थी, बोलिए, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय रात्रि जेट वायु धारा। दूसरी कौन सी लिखी, तीसरी कौन सी लिखी, अब चौथी लिख लीजिए, चौथी और अंतिम, ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट वायु धारा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट वायु धारा, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम। पहला बिंदु लिखिए इसके अंदर, फ्लोइंग इन समर रीजन, तो गति बढ़ानी पड़ेगी। पहला बिंदु फ्लोइंग इन समर इन ट्रॉपिकल रीजन, समर इन ट्रॉपिकल रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हिंदी में लिख लीजिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्मियों में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्मियों में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है। अब बाकी तीनों की डायरेक्शन क्या थी, वेस्ट टू ईस्ट, इसकी इकलौती की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ध्यान में रखना है, इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए, उसके बाद फिर लिखवाता हूं मैं कि ये बेसिकली होता क्या है। कहां पर चल रही है ये, कौन से रीजन में, कौन से रीजन, हाँ ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय रीजन में। ठीक है। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। ठीक है। इसके ऊपरी भाग में अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं, जो भी बन गया ये, यहां पर जो इलाका है उसको हम कहते हैं तिब्बत। क्या कहते हैं, तिब्बत का पठार। ठीक है, प्लेट्यू। ये भाई आपस से बात नहीं, गलत बात। ठीक है। यहाँ पर तिब्बत का प्लेट्यू है, थोड़ा सा इस तरफ है, मैं लिखने के लिए यहाँ ध्यान करा दे रहा हूँ। ये आप सबको पता है। ऊपर आपको कश्मीर दिख रहा है, जम्मू कश्मीर, इसके ठीक ऊपर इलाके में दिखाई देगा आपको तिब्बत का पठार। ठीक है। अब गर्मियाँ हैं, तिब्बत का पठार है, दुनिया की सबसे ऊंची जगह है। ठीक है। इसी को हम कहते हैं रूफ ऑफ दी वर्ल्ड, दुनिया की छत। ठीक है। हाँ सुना है, हाँ तो पामीर पठार, तिब्बत पठार एक ही है, उसी का एक भाग है तिब्बत का पठार। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब गर्मियाँ होंगी तो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर से प्रेशर कैसा बनेगा, हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू लो प्रेशर, कॉमन सी बात है। ठीक है। लो प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगी, तभी प्रेशर लो हुआ है। देखिए हवाएं गर्म हो गई, हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठनी शुरू हुई, तो ये हवाएं अपर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर के एकदम बाउंड्री पर।
लगभग कितनी ऊंचाई पर, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर चली जाती है। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है। और इसके बाद अब हवा कहाँ से कहाँ मूव करती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर या हाई टू लो? हाई टू लो मूव करती है, लेकिन ये अपर एटमॉस्फेयर में चली गई है। मैंने कल बताया था ना, जेट स्ट्रीम सारी कहाँ पर चलती हैं, ऊपरी वायुमंडल में। नॉर्मल विंड्स कहाँ पर चल रही होती हैं, लोअर एटमॉस्फेयर में। ठीक है। अब क्या हो गया है, ये हवा चली गई है ऊपरी एटमॉस्फेयर में। ठीक है। और उसके बाद अपर एटमॉस्फेयर की बात मैं कर रहा हूँ, ये हवा यहाँ से मूव करती हुई बंगाल की खाड़ी आदि से होती हुई यहाँ पर आती है। ठीक है। अब यहाँ पे आने से क्या फ़ायदा होगा, यहीं पर क्यों आती है? तो अगर आप देख रहे हैं, अफ्रीका दिख रहा है सबको? ठीक है। जब ये तिब्बत के पठार से यहाँ से गुजरनी शुरू हुई, यहाँ पड़ता है मेडागास्कर नाम का देश, बहुत खूबसूरत देश है, आइलैंड कंट्री है। ठीक है। इसके आसपास यहाँ पर बना हुआ होता है उस टाइम पर हाई प्रेशर। क्या बना हुआ होता है? हाई प्रेशर। ठीक है। अब नॉर्मली विंड मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये लेकिन काम हो रहा होता है लोअर एटमॉस्फेयर में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हवा चल करके यहाँ पर आती है और यहाँ पर आकर के नीचे बैठती है। ठीक है। जहाँ पहले से ही हाई प्रेशर बना हुआ है, अब ये नीचे बैठेगी तो हाई प्रेशर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो हाई प्रेशर था वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद फिर यहीं पे जो हाई प्रेशर था, यहाँ से हवा चलती है नीचे लोअर एटमॉस्फेयर में, जो इंडिया के अंदर बारिश लेकर के आती है। ठीक है। तो पूर्वी जेट के चलने से हमारे मानसून को फ़ायदा होता है। समझ में आई? ठीक है। तिब्बत में गर्मियों में अधिक तापमान, जिससे लो प्रेशर बना, हवा चलेगी ऊपरी एटमॉस्फेयर में, और वो हवा फिर उतरती है महासागर में आकर के मेडागास्कर के आसपास। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? लिख लीजिए। इन समर, गर्मियों में, इन समर हाई लो प्रेशर डेवलप्स इन तिब्बत ड्यू टू हाई टेम्परेचर। गर्मियों में तिब्बत में अधिक तापमान के कारण निम्न दाब बनता है। थोड़ा सा गति से लिखिए, छूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। इन समर लो प्रेशर डेवलप्स इन तिब्बत ड्यू टू हाई टेम्परेचर। गर्मियों में तिब्बत में अधिक तापमान के कारण निम्न दाब बनता है। टेम्परेचर, फुल स्टॉप। The winds move in upper atmosphere and the winds move in upper atmosphere, हवाएं ऊपरी वायुमंडल में चली जाती हैं, और और बंगाल की खाड़ी से बहते हुए, और बंगाल की खाड़ी से बहते हुए दक्षिणी गोलार्ध में, बंगाल की खाड़ी से बहते हुए दक्षिणी गोलार्ध में, एंड फ्लोइंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, फ्लोइंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स सदर्न हेमिस्फेयर, टुवर्ड्स सदर्न हेमिस्फेयर, और बंगाल की खाड़ी से बहते हुए या होते हुए, एक ही चीज़ है, दक्षिणी गोलार्ध में मेडागास्कर के पास नीचे उतरती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में मेडागास्कर के पास नीचे उतरती हैं। इंग्लिश में मैंने बोला तो बताइए। एंड मूव या एंड डाउनफॉल एट मेडागास्कर, एंड डाउनफॉल एट मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडा MEDAGASCAR, मेडागास्कर अफ्रीका के पास एक देश है। ठीक है। फुल स्टॉप। अब जब नीचे उतरेगी तो वहां प्रेशर कौन सा बनाएगी?
हाई प्रेशर बनाएगी, कॉमन सी बात है। वहाँ पहले से ही हाई प्रेशर बना है और ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा। तो लिख लीजिए दिस जनरेट्स मोर हाई प्रेशर, दिस जनरेट्स मोर हाई प्रेशर, इससे अधिक उच्च दाब बनता है, मोर हाई प्रेशर बनता है, अभी सेंटेंस चल रहा है, मोर हाई प्रेशर एंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रेड विंड्स, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रेड विंड्स, लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ ट्रेड विंड्स मूविंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्रीज्ड, हिंदी में लिखिए अधिक उच्च दाब बनता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने वाली व्यापारिक पवनों, जिससे उत्तरी गोलार्ध, मैं रिपीट करूंगा मत परेशान हो, उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने वाली व्यापारिक पवनों की तीव्रता बढ़ जाती है, व्यापारिक पवनों की तीव्रता बढ़ जाती है। इंग्लिश से पूरा हो गया? ठीक है, तो अब समझ लीजिए कि यहां पर क्या हुआ, ये 0 डिग्री है, ये ऊपर इंडिया है, कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर मेडागास्कर है, कौन से हेमिस्फीयर में? सदर्न हेमिस्फीयर में। जो तिब्बत है यहाँ पर हाई टेम्परेचर हुआ, उसके कारण क्या डेवलप हुआ? लो प्रेशर डेवलप हुआ, हमारे अपर एटमॉस्फेयर में चली गई और यहाँ से बे ऑफ बंगाल से होती हुई कहाँ पर आई? मेडागास्कर। इन्हीं हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर्न ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जो आप लिख रहे हैं अभी, ठीक है। या इसी का एक लोकल नाम भी यहाँ चलता है, पूर्वा जेट, पूर्वा जेट, ठीक है। समझ में आई बात ये वाली? अब यहाँ पर मेडागास्कर, यहाँ पर जो नीचे विंड चल रही थी, इसका अपना नाम दिया था ट्रेड विंड, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ट्रेड विंड क्या कर रही होती है? यहाँ पर नीचे बना हुआ है हाई प्रेशर और यहाँ जमीन पर बना हुआ है लो प्रेशर, क्योंकि ये है ठंडा, ये है गर्म। अगर हमारे यहाँ गर्मी है तो नीचे क्या होगी? सर्दी होगी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हवा इधर की तरफ मूव कर रही थी, अब वो और ज़्यादा प्रेशर से मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है। तो जितना ज़्यादा हाई प्रेशर, वहाँ पे उतना कम लो प्रेशर, और हवा की तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? इसको बना लो, ये मेडागास्कर है, ध्यान रखना, इसको लिख लेना आप लोग, मेडागास्कर। ये तिब्बत का पठार है, इंडिया, उसके ऊपर तिब्बत का पठार, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, नीचे मेडागास्कर, मेडागास्कर, ये नाम पूरा इकट्ठे लिखिएगा, मैंने अलग अलग लिख दिया है। आंसर अभी नहीं चेक हुए, जल्दी नहीं, 10 मिनट तक ध्यान से देखो और कोशिश करो कि आंखों से फोटो खींच लो इसकी। क्या कह रहे हो? कुछ तो तुमने बोला है, मेरे कानों ने सुना है, फिर किसी ने बोला कुछ, ऐसे मत बोला करो। हो गया?
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स की बात कर ली है। ठीक है, कुल 4 जेट स्ट्रीम है। जो दोनों पोलर जेट स्ट्रीम है उससे हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध भारत का नहीं है, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस रीजन में चल रही है वहाँ पर आबादी भी बहुत ज़्यादा सीमित है, ना के बराबर है, क्योंकि पोलर क्षेत्र में चल रही है। लेकिन जो बाकी दोनों जेट स्ट्रीम है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। वेस्टर्न वाली भारत में सर्दियों के अंदर बारिश कराती है, और ईस्टर्न वाली जो हमारे यहाँ नॉर्मल मानसून आता है उसको अच्छा करने में सहायता करती है। ठीक है, तो इस इमेज के नीचे लास्ट में एक चीज़ लिख लीजिए और ये हमारा टॉपिक खत्म होगा। दिस जेट स्ट्रीम, दिस मतलब हाँ ट्रॉपिकल ईस्टर्न, दिस जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर मानसून इन इंडिया। बेटर मानसून इन इंडिया, ये है वायुधारा, भारत में अच्छे मानसून के लिए उत्तरदायी है, अच्छे मानसून के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, पेपर 3 में एक सब्जेक्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। आप में से खेत किस किस के हैं? बड़ी मात्रा में, हाँ मतलब खेत हाँ होंगे ना। तो जहाँ पर खेत होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर मानसून के दौरान 1-2 वार्निंग जारी की जाती है। सब जगह होती कि नहीं होती मुझे पता नहीं। कौन सी वार्निंग? पहले से हिला रहे हो? हाँ, ठीक है, अलग अलग मौसम के लिए। तो उसमें एक वार्निंग, बाकी सब तो होती ही है, एक वार्निंग होती है लाइट से बचने के लिए, कि अगर कहीं बिजली गिरे तो क्या करना चाहिए। सुना आप लोगों ने? हाँ या ना? क्या करना चाहिए बताओ एक बात, जोर से बोलो इसी बात को। तो तुम्हारे यहाँ क्या करते हैं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सरकार की ओर से क्या निर्देश दिए जाते हैं वो पूछा जा रहा है। ठीक है, आप में से किसी ने सुना है कि जब लाइटनिंग हो, थंडरस्टॉर्म हो तो क्या करना है? हाँ ठीक है, और एक बात, हाँ तो गवर्नमेंट निर्देश जारी करती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब बिजली गिरती है, अधिकतर लोग जहाँ पे खेत वगैरह या खुले मैदान होंगे तो लोग कहाँ प्लेन में होते हैं, खुली जगह पर होते हैं। तो उनसे क्या बोला जाता है? पहली बात, अगर आसपास कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, इमारत यानी पक्की इमारत, सीमेंटेड, तो उसमें चले जाइए। अगर ऐसी कोई इमारत नहीं है तो क्या करना होता है? पेड़ के पास तो नहीं जाना होता, पक्की बात है, क्योंकि सबसे पहले बिजली कहाँ पर गिरेगी? हाँ, अगर पेड़ के पास खड़े हो गए तो ख़त्म। अगर बिजली ठीक ठाक है तो पेड़ के साथ ही आप भी राम राम जी। ठीक है, क्योंकि बिजली गिरने से बहुत बड़ी मात्रा में मौतें होती हैं भारत के मैदानों के अंदर। तो दूसरा कहते हैं अगर कुछ नहीं है आसपास तो एकदम दोनों पैरों पे हाथ बांध करके नीचे बैठ जाइए। ठीक है, पैरों को अलग अलग करके बैठ जाइए, ऐसा बोलते हैं। उससे बिजली आपकी बॉडी से पास नहीं हो पाती है, तो आप मरते नहीं हैं उससे। ठीक है, हाँ, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस जारी की जाती हैं। तो अभी आप लोगों ने थंडरस्टॉर्म वगैरह पढ़ा है, हो सकता है इस पे सवाल भूगोल में ना पूछे, इस पे सवाल कहाँ पूछ लेगा वो? पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, वहाँ पर भी इसकी चर्चा आती है कि जो लाइटनिंग है उससे कौन कौन से नुकसान होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है वो। उत्तर भारत के मैदानों के लिए लू हो गया, बिजली गिरना हो गया, बाढ़ हो गया, ये बड़ी समस्याएं हैं जिससे नॉर्मली मौतें नहीं होनी चाहिए पर होती हैं। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मौतें हमारे यहाँ होती हैं इससे भी। ठीक है, तो ये बड़ी समस्या है, उसको आप लोग उस रेफरेंस में ध्यान रखिएगा, लाइटनिंग, और उस पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी आप पढ़ेंगे वो चर्चा में आगे आएगा, हो सकता है हम पढ़ें साथ में। ठीक है, क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। एक चीज़ होती है पोलर वर्टेक्स, कुछ जगहों पर वो चल रहा होता है, ध्रुवों पर चल रहा होता है, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, ये इमेज दिखाई दे रही है सबको? हाँ या ना? ठीक है, प्रेशर बेल्ट क्या है ये आप लोग जानते ही हैं, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, जानते हैं ना प्रेशर बेल्ट? कौन कौन सी बेल्ट होती हैं? 7 बेल्ट होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लो प्रेशर बेल्ट कितनी है, हाई प्रेशर बेल्ट कितनी है?
3 और 4 हैं, लो हाई कौन सी है आप ठीक ठीक लगा लो। पढ़ा था ना हमने, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, पोलर। तो 4 हो गई हाई प्रेशर की, 3 हो गई टोटल बेल्ट, 7 हो गई। इसमें 3 टेम्परेचर के कारण बनती हैं, 4 मैकेनिकल फोर्सेस के कारण बनती हैं। याद आ गया? ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रेशर बेल्ट जहाँ पर बनती है ऊपर नीचे खिसकती रहती है। खिसकती क्यों रहती है? क्योंकि हमारा सूर्य भी ऊपर नीचे खिसकता रहता है। सूर्य सितंबर और मार्च में कहाँ पर चमकता है? डायरेक्टली इक्वेटर पर। जबकि जून में कहाँ पर चमकता है? डायरेक्टली परपेंडिकुलर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो सितंबर और मार्च सूर्य कहाँ पर चमक रहा है? डायरेक्टली इक्वेटर पर। जून में 21 जून याद है ना, कहाँ पर चमकता है? डायरेक्टली 23.5 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ कर्क रेखा। और दिसंबर कहाँ पे चमक रहा है? मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो चूंकि सूर्य की मूवमेंट भी हो रही है, ठीक है, तो जो हमारे ये प्रेशर बेल्ट हैं ये भी क्या होंगे? ऊपर नीचे खिसकते रहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद ये जो इक्वेटर है, ठीक है, जो हमने नॉर्मली पढ़ा कि एक लाइन है जो पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर, भौगोलिक विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, यानी कि ये ज्योग्राफी के हिसाब से सेट रहती है, फिक्स रहती है। एक होती है थर्मल इक्वेटर। क्या होती है? तापीय विषुवत रेखा। ठीक है, वो शिफ्ट होती रहती है सूर्य के साथ। थर्मल इक्वेटर मतलब जो टेम्परेचर को इक्वली डिवाइड करती हो धरती पर। समझ में आई बात? ठीक है, तो वो शिफ्ट होती रहेगी सूर्य के साथ साथ। और इसीलिए ये प्रेशर बेल्ट है हमारी, ये भी शिफ्ट होती रहती है ऊपर नीचे। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये इक्वेटर है हमारी। ठीक है, ये बीच बीच में पिंक पिंक सा दिख रहा है आपको, ये वो है जो शिफ्टिंग हुई है धीरे धीरे करके। कब कब शिफ्टिंग हुई है? तो नॉर्मल सिचुएशन कब रहती है? मार्च और सितंबर में, क्योंकि इस दौरान सूर्य एकदम कहाँ पर चमक रहा होता है? ज्योग्राफिकल इक्वेटर पर, यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच। लेकिन जून में क्या होता है? ये चला जाता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लो प्रेशर के बेल्ट बीच में एकदम फिक्स है। अभी जून में ये लो प्रेशर ऊपर चला गया, इस इक्वेटर की लाइन से ऊपर चला गया है, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि ऊपर की तरफ सूर्य चमक रहा है। यहाँ पर जो हाई प्रेशर बेल्ट थी ये भी ऊपर खिसक गई है। यहाँ पर जो बेल्ट थी ये भी थोड़ी सी ऊपर खिसक गई है। ठीक है, दिसंबर में ठीक उल्टा हो जाएगा। दिसंबर में क्या हो गया? नॉर्मल जो है मार्च और सितंबर वाला उससे नीचे आ गई है। बाकी दोनों बेल्ट्स भी क्या हो गई हैं? नीचे नीचे, यानी कि साउथ की तरफ चली गई है। ठीक है, समझ आई ये वाली बात? जिसको समझ में नहीं आई पूछिए या बताइए। क्या समझ में आया ये बताओ? जिसको आगे उन्हें क्या समझ में आया ये बताओ। भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा समझिए। प्रेशर बेल्ट क्या है ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना? इक्वेटर क्या है ये आप लोग जानते हैं। इक्वेटर यानी कि वो लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक शब्द जोड़ दिया उसके आगे, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, भौगोलिक विषुवत रेखा। यानी कि जो फिक्स है, एक जगह है, उसके ऊपर उसके नीचे आज़ादी पृथ्वी बटी हुई है। लेकिन जब हम सन के टेम्परेचर के रेफरेंस में बात करेंगे, सूर्य के तापमान के संदर्भ में बात करेंगे, तो ये लाइन ऊपर नीचे होती रहेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी भी ऊपर नीचे बढ़ती रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई?
अब ऊपर नीचे क्यों बढ़ती है मत पूछना, क्योंकि प्रॉपर इस पर हम लोगों ने क्लास की हुई है, जिसमें हम लोगों ने इक्विनॉक्स पढ़ा था, समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस, सीजन कैसे बन रहे हैं, ये सब पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, तो अब वही बात मैंने की है केवल कि ये जो इक्वेटर है ये है हमारी 0 डिग्री, ये जो पूरी पृथ्वी है इस पर मैंने खाली बेल्ट बना दी है, 0 डिग्री है। ये कौन सी लाइन है, कलर बदल लेता हूँ मैं, हाँ ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, और ये 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा होगी। ठीक है, अब कर्क इक्वेटर पे सूर्य कब कब चमकता है, मार्च और सितंबर में। तारीख बताइए, 21-22 मार्च, 22-23 सितंबर, जब पृथ्वी पर दोनों तरफ बराबर तापमान पड़ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद मार्च में सूर्य चमका इक्वेटर पर, और फिर सूर्य कहाँ चला जाता है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो जब सूर्य डायरेक्टली यहाँ पर चमक रहा था तो यहाँ से रोशनी डिवाइड हो रही थी ऊपर नीचे। अब सूर्य डायरेक्टली कहाँ पर चमक रहा है, यहाँ पर, तो अब रोशनी कहाँ से डिवाइड होगी, बराबर बराबर उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ में ज़्यादा रोशनी, साउथ में कम रोशनी। ठीक है, तो सेंटर तो क्या है, सूर्य की रोशनी है, तो जो सेंटर पहले यहाँ पर था सेंटर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, समझ में आई। ठीक है, तो बाकी सब कुछ पूरा क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सारे प्रेशर बेल्ट, साथ के साथ तो प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, और ऐसे ही फिर सूर्य यहाँ पर चमका कब, जून में, वापस सितंबर में कहाँ पर आ गया, इक्वेटर पर, और वापस फिर दिसंबर में कहाँ चला गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो जैसे ही इक्वेटर से साउथ की तरफ गया तो अब सब कुछ क्या होगा, साउथ की तरफ मूव कर जाएगा, सब कुछ दक्षिण में शिफ्ट हो जाएगा, सारी प्रेशर बेल्ट साउथ में चली गई। समझ में आई ये वाली बात अब। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। ठीक है, दाब पेटियों में खिसकाव। तो जैसे जैसे सूर्य हमारा उत्तर दक्षिण में होता है वैसे वैसे ही प्रेशर बेल्ट जो उसके कारण बन रही हैं वो भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में कि कैसे वो सर्दियों में हिमालय के उत्तर में बह रही होती, सॉरी गर्मियों में हिमालय के उत्तर में बह रही होती है, और फिर वो हिमालय के साउथ में आ जाती है, क्योंकि प्रेशर बेल्ट का क्या हो जाता है, खिसकाव। तो वो एक इलाके के अंदर बह रही थी, जब वो सूर्य नीचे आया तो वो भी क्या होगी साथ में। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन। तो यहाँ पर लिखो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, हेडिंग दीजिए शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। वायु दाब पेटियों में खिसकाव। इसीलिए सारे टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको ये वाली इमेज बनानी है बाद में, अभी नहीं। ठीक है, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा तो मुझे बताना, आपकी पुस्तक के अंदर भी एक इमेज दिया हुआ है। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो क्या करना, जो प्रेशर बेल्ट की इमेज थी उसको पहले सेंटर में बना देना। ठीक है, फिर उसी इमेज को एक बनाना होगा आपको जून के लिए, एक बनाना होगा दिसंबर के लिए। तो जहाँ जहाँ पर प्रेशर बेल्ट साथ बनी है, जून में क्या करेंगे, उसको 10 डिग्री ऊपर खिसका देंगे। ठीक है, और दिसंबर में क्या कर देंगे, उसको 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, सारी प्रेशर बेल्ट। ठीक है, बस इतनी सी बात है। क्लियर। चलो, तो इसके लिए आप आधा एक पेज छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसके बाद अगला शीर्षक डालिए, हेडिंग डालिए, वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन, विश्व के जलवायु प्रदेश। क्लाइमेटिक जोन,
ठीक है, तो अब एक सवाल का जवाब पहले आप लोग दीजिए। दिन और रात में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ऐसे ही एक चीज़ होती है मौसम, वेदर। वेदर क्या होता है? अभी वो बोल रही है ना वो। जी, मैंने सवाल क्या पूछा था? क्या पूछा था मैंने? वेदर क्या होता है? हाँ ठीक है, जो हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है, टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है। फैक्टर बहुत सारे और भी हैं, ह्यूमिड है, बाकी सब चीज़ें हैं, पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन सा है? टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है उसके कारण अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, एक तो डेली टेम्परेचर डिफरेंस होता है जिसको हम कह देते हैं दिन और रात। दिन में अलग टेम्परेचर, रात में अलग टेम्परेचर। जब यही टेम्परेचर किसी एक फिक्स पैटर्न में साल में 3-4 बार रिपीट होता हो, उसे हम कह देते हैं वेदर। जैसे सर्दियाँ, गर्मियाँ, बरसात। हमको पता है इस फेज में क्या होगा, मौसम कैसा हो जाएगा? ठंडा। इस फेज में क्या होगा? मौसम गर्म, तापमान ज़्यादा, तापमान, ये हो जाता है वेदर, या ऋतु कहा जाता है। मौसम, ऋतु, ये सारे शब्द चलते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया दिन और रात, जहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस है। दूसरा हो गया एक सर्टेन पीरियड, 3-4 महीने का हो सकता है वो। ठीक है, और तीसरा जब किसी भी रीजन में लंबे टाइम तक कोई वेदर पैटर्न बन जाए, यानी कि कोई इलाका है, 500 किलोमीटर का इलाका है, वहाँ पर सबको पता लग गया 10 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर या 20 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर कि यहाँ पे ये 3-4 महीने कैसे मौसम रहेंगे? ठंडी वाले मौसम रहेंगे। ये मौसम कैसे रहेंगे? गर्मी वाले। ये मौसम कैसे रहेंगे? बारिश वाले। ठीक है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में फिक्स वेदर पैटर्न को हम लोग कह देते हैं क्लाइमेट या जलवायु। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्लाइमेट और मौसम में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मौसम बहुत कम ड्यूरेशन के लिए बदलता है और क्लाइमेट लंबे ड्यूरेशन में लंबे इलाके के अंदर एक समान बना रहता है। समझ में आई बात? नहीं आई? ध्यान नहीं दिया आपने, है ना? सावधानी हटी? ठीक है, लिख लीजिए, 2-3 चीज़ें लिख लो। लिखिए, डेली टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉन एज डे एंड नाइट। दैनिक तापांतर को हम दिन और रात कहते हैं। पहला पॉइंट, डेली टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉन एज डे एंड नाइट। दूसरा पॉइंट लिखिए, वर्ष में अलग अलग समय अलग अलग तापमान के अंतर को मौसम या ऋतु कहते हैं। मौसम या ऋतु कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, द टेम्परेचर डिफरेंस in a year on various stages is known as weather। यानी वर्ष में अलग अलग चरण हो सकते हैं टेम्परेचर के, ठंडा भी हो सकता है, गर्म, डजंट मैटर। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, लंबे समय ब्रैकेट में लिख लो 20 से 30 वर्ष
20 to 30 ईयर, लंबे समय तक स्थायी मौसम प्रतिरूप को जलवायु कहते हैं। स्थायी मौसम प्रतिरूप को जलवायु कहते हैं। द फिक्स वेदर पैटर्न, लिखिए थर्ड पॉइंट, द फिक्स वेदर पैटर्न फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, ब्रैकेट में 20 से 30 ईयर, फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन is known as climate, ठीक है। तो दैनिक बदलाव सब जगह होते हैं, फिर 3-4 महीने के मौसम के बदलाव होते हैं, और इस मौसम के बदलाव का जो पैटर्न होता है, अगर वो फिक्स पता लग जाए हमको, है ना, कि यहाँ पर 3-4 महीने ऐसा रहेगा, फिर 3-4 महीने ऐसा रहता है, तो उसका जो समझ है उसी को हम क्लाइमेट कह देते हैं। और इसके आधार पर पूरी दुनिया को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। समझ में आई बात? बीमार होने पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं? ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं आप, दवाइयाँ भी कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक नहीं हो रही, तो कहते हैं हवा पानी चेंज करो, यानी किसी और क्लाइमेट में होकर के आइए। आप जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा, या नुकसान कर रहा, वगैरह वगैरह, होता है ना ऐसा, तो क्लाइमेट बदलने को बोलते हैं। तो दुनिया में ऐसे कुछ प्रमुख क्लाइमेट डिसाइड किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब ये जो क्लाइमेट डिसाइड किए गए हैं, अब तक हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हवा का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, प्रेशर का, उन सब के आधार पर बनाया गया है, क्योंकि वो सब मिलकर के कहीं के मौसम को प्रभावित करेंगे ना। खाली ठंडी या हवा गर्म चल रही है उससे प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो एक फैक्टर है, टेम्परेचर दूसरा फैक्टर है, ह्यूमिडिटी तीसरा फैक्टर है, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स के आधार पर दुनिया में कुछ कुछ क्लाइमेट डिसाइड किए गए हैं। समझ में आई बात? ये जो आपके सामने एक मानचित्र आपको दिख रहा है, दुनिया का मानचित्र है। अब बोलो कि मैप जैसा तो नहीं है, तो मैप अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये हमारा इक्वेटर है सबसे नीचे, ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा इक्वेटर बीच में, और यहाँ से लेकर के और यहाँ 90 डिग्री तक, ठीक है। इस पूरी दुनिया का हमने क्लाइमेट का एक अलग अलग प्रदेश, अलग अलग इलाके बनाए हैं, वहाँ का जो मौसम है उसका एक्सपीरियंस करने के बाद। समझ में आई बात? ठीक है। इस पे अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने राय दिए हैं। जैसे एक बड़ा फेमस नाम है कोपेन, क्या? कोपेन, है ना, शायद यहाँ दिया होगा, हाँ ये कोपेन, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से क्लाइमेट को बांटा है, लेकिन जो जनरल सर्वाधिक प्रचलित है, ये तो कोपेन वाला, ये भी समझाऊंगा मैं अभी, उसके आधार पर हमने इस प्रकार का क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन पाया दुनिया भर में, ठीक है। ये अभी आपको बनाना है। आप कहोगे कैसे, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है ये, है ना? मुश्किल नहीं है कुछ ये, ठीक है। इसको बना लीजिए। कितने बॉक्सेज हैं? एक नीचे बॉक्स है पूरा 0 डिग्री, बीच में 3 बॉक्सेज, फिर 3 ऊपर एक। यहाँ पे ये लाइन में ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बड़ा बनाना, इतना समझ बना देना, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ जो बीच में चीज़ें लिखी हुई है ना, ये छोड़ सकते हो आप। ये जो हेडिंग वाली है ये लिख सकते हो, जो बड़े बड़े लिखे हुए, ठीक है। जो नीचे और लिखा हुआ है वो चाहो तो छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है। सॉरी, जो बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं तो जहाँ जहाँ पर टाइप लिखा है प्रकार लिख सकते हो। स्टेपी का प्रकार, सूडान प्रकार, स्टेपी प्रकार, चाइना प्रकार, मॉनसूनी प्रकार, बस।
जी हाँ, ये है नॉर्थ का, दोनों में अप्लाई होता है सेम, ठीक है। नॉर्थ में ज़्यादा इसलिए बना क्योंकि नॉर्थ में ही लैंड का फैलाव ज़्यादा है। हो गया, गुड। हो गया। तो कितने टाइप के क्लाइमेटिक जोन देखिए अभी आपने यहाँ पर। जल्दी 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 जल्दी। आप में से कोई लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं? ओके।
क्या हुआ? तो उसका उससे क्या संबंध है भाई? लॉ तो किसी की भी हो जाती है। तुमने जोली एलएलबी फिल्म नहीं देखी क्या? देखा है जोली एलएलबी? हाँ, यूपीएससी इज अ टफ थिंग, लॉ थोड़ी है, नहीं पढ़ोगे तब भी हो जाएगी वो। एडमिशन लेना होता है, फीस भरना होता है, बस। बाकी काम तो बहुत सारे कॉलेज खुद ही कर रहे होते हैं, आपका एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, आपको पास करा रहे होते हैं। हाँ, अच्छी जगह से पढ़ने के लिए फिर थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एंट्रेंस होता है। ठीक है, तो अभी मोटा मोटा ये जो आपने पूरा देखा है, 11 तरह के आपको क्लाइमेट के टाइप दिखाई दे रहे हैं। एकदम फोकस होकर के समझ लीजिए, फिर लिखना होगा। ठीक है, ये एक टाइप हो गया है, ये दूसरा टाइप हो गया है, ये तीसरा टाइप हो गया, ये चौथा, पांचवा। नंबरिंग कोई भी हो सकता है, मैं खाली बता रहा हूँ। ठीक है, 8, 9, 10 और ये 11 टाइप हो गए हैं। ठीक है, ये जो हमने बनाया है, इसको आप किसी भी कॉन्टिनेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से 90 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक बात। दूसरा, ये हमारा ईस्ट का रीजन है और ये हमारा वेस्ट का रीजन है। अगर हम किसी कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो मान लो हमने बात की अफ्रीका की, या हमने बात की एशिया की, यूरोप की, तो ईस्ट में कहाँ पे ये वाले मिलेंगे, वेस्ट में ये वाले मिलेंगे, और सेंटर में और वेस्ट में ये वाले मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते जाएंगे, समझिए एक बार। अब तो सबसे पहले 0 से 10 के जो बीच में है, ये पूरी दुनिया में 0 से 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ, पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट होता है उसको एक ही नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बोलिए भाई, जोर से बोलिए, अभी पढ़ा ना। क्या? ये भगवान, अभी क्या लिखा है? हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, है ना? नाम से अंदाजा लग रहा है। पहली बात, ये गर्म रहेगा। दूसरा, वेट मतलब यहाँ पे रेन होती है। हमने बात की थी ना कि यहाँ पर लगभग रोज क्या होती है? बारिश होती है। तो क्लाइमेट कैसा है? गर्मी वाला है। एक बात, रेगुलर रेन वाला क्लाइमेट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डोल्ड्रम रीजन है, यहाँ पर हवाओं की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती, काम कंडीशन, शांत जलवायु वाला इलाका होता है। समझ में आई बात? ये जो क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से याद रखना। आगे फॉरेस्ट में, वेजिटेशन में, सब जगह ये काम आने वाला है, क्योंकि जैसी जहाँ पर जलवायु होगी वहाँ पर उसी प्रकार की फसलें होंगी, वहाँ पर उसी प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, वहाँ पर उसी प्रकार का आवास निवास हैबिटेशन भी होगा। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि जो पोलर ठंडे इलाकों में जो एनिमल्स हैं, उनकी चमड़ी कैसी होती है? स्किन मोटी, फर वाली होती है। क्लाइमेट वहाँ का ऐसा है, नॉर्मल स्किन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, तो आपके जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बदलता है, तो ये सब जगह अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो इलाका है यहाँ पर हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहलाता है, यानी जहाँ लगातार गर्मी रहती है, साल भर गर्मी रहती है, साल भर नमी रहती है, क्योंकि लगातार क्या होता है? रेन होता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम चल रहे हैं 10 डिग्री से किसके बीच में? ठीक है, 10 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब हम बढ़ना शुरू होंगे तो जो ईस्टर्न रीजन है इसमें, वहाँ पर कौन सा क्लाइमेट मिलता है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट, मॉनसून के प्रकार का क्लाइमेट। मॉनसून का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हवाएं अपनी डायरेक्शन बदलती रहती हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर मॉनसून यानी कि एक फिक्स टाइम पर बारिश होगी, बाकी टाइम पे बारिश नहीं होगी या नॉर्मल बारिश होगी, पर एक फिक्स टाइम होगा साल में जब अच्छी बारिश होती होगी, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ का पूरा क्लाइमेट चलता है। जैसे इंडिया की हम बात करते हैं, अब इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स हैं सब कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड है। ठीक है, एग्रीकल्चर मॉनसून बेस्ड है। ठीक है, हम जितने भी त्यौहार मनाते हैं सब एग्रीकल्चर के आधार पर चल रहे होते हैं। ठीक है, नई फसल कटती है तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, जब भी, दोनों बार। ठीक है, इधर भी जब फसल कटेगी तब फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसी होली के बाद से वैसे ही होता है। ठीक है, तो ये मानसूनल क्लाइमेट हो गया। इनकी स्पेशलिटी बता दूंगा मैं भी। बीच में आता है सूडान, यहाँ पर एक नाम सवाना भी लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों ने सूडान टाइप लिखा है ना, उसी में स्लैश करके सवाना भी लिख लो। सवाना, हिंदी में सवाना, ये जगहों के नाम है। जैसे आपका नाम है अमन, कमल, राहुल,
पूजा, शिखा, ऐसे ही इनके भी जगहों के नाम है, परेशान मत हो, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड है, घास भूमि है, पढ़ेंगे उसके बारे में अभी हम, ठीक है। तो किसी भी कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट में 10 से 30 डिग्री के बीच में कौन सी क्लाइमेट मिलेगा अपने को? सूडान टाइप या सवाना टाइप, ठीक है। अगर अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर है सूडान, दिख रहा है आपको, इसके नाम पर नामकरण कर दिया गया पूरी दुनिया की क्लाइमेट का, ठीक है। ऐसे ही फिर किसी भी क्लाइमेट, किसी भी, इधर फोकस, आपस से बात नहीं प्लीज, किसी भी कॉन्टिनेंट की हम जब वेस्ट में जाएंगे 10 से 30 डिग्री के बीच में, वहाँ पर कौन सा टाइप होगा क्लाइमेट का? हॉट डेजर्ट। हमने पढ़ा था कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही डेजर्ट्स होते हैं इस रीजन के अंदर, तो क्लाइमेट कौन सा हो गया? डेजर्ट टाइप हो गया, 10 से 30 डिग्री। समझ में आई बात? इसी तरीके से बाकी सारे डिवीजन किए गए हैं। 30 से 45 में ईस्ट में ये मिलेगा, सेंटर में ये मिलेगा, वेस्ट में ये मिलेगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, चाइना सब जगह थोड़ी फैला हुआ है, चाइना तो खाली चाइना में ही है, लेकिन किसी भी कॉन्टिनेंट में इस पर्टिकुलर रीजन में ईस्ट में चाइना टाइप नाम दे दिया है हमको, तो चाइना जैसी जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। समझ में आ गई बात? कोई कन्फ्यूजन जितना मैंने बोला है अभी? ठीक है। और सबसे लास्ट में सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है? आर्कटिक और पोलर। एक नाम मैंने और लिखाया था, क्या लिखाया था? टुंड्रा टाइप, ठीक है। 65 से 90 के बीच में, क्योंकि इस पूरे इलाके में ऊपर यहाँ पर देखेंगे आप तो एकदम ठंडा इलाका हो जाता है ये, आबादी यहाँ पर न्यूनतम हो जाती है, हैबिटेशन यहाँ पर मिनिमम हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ें सारी एक जैसी हो जाती हैं पूरे इस रीजन के अंदर। और ऊपर जाकर के वैसे भी क्या हो जाता है, हमारी धरती कैसी हो जाती है? फ्लैट हो जाती है, जो दोनों पोल्स हैं वो फ्लैट है ना, जो चपटी हो जाती है, तो वहाँ पर एक जैसा ही क्लाइमेट फिर मिलता है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं? अब लिखिए, पहला पॉइंट बनाइए इसके नीचे, इसी इमेज के नीचे। ठीक है, पहला पॉइंट बनाइए, उसमें एक बॉक्स ऐसा बनाइए, यहाँ लिखिए 0 डिग्री, यहाँ लिखिए 10 डिग्री। कौन सा रीजन है ये? इक्वेटोरियल, हिंदी में विषुवतीय, ठीक है। यहाँ हम जैसे मैंने बनाया ऐसी, छोटा सा इतना सही बस, और फिर इसी के नीचे लिखना है, जिसमें आपको क्लाइमेट भी समझ में आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन भी समझ में आ जाएगा। अभी लिखिए फुल ईयर हाई टेम्परेचर, फुल ईयर हाई टेम्परेचर, हाँ इसी जो बनाया है इसी के नीचे लिख लीजिए, आगे नीचे कहीं भी लिख लीजिए, फुल ईयर हाई टेम्परेचर कॉमा फुल ईयर लो प्रेशर, पूरे वर्ष उच्च दाब, पूरे वर्ष उच्च तापमान और पूरे वर्ष निम्न दाब। कॉमा कन्वेक्शनल रेन, संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेन, संवहनीय वर्षा, कॉमा डेली रेन इन सेकेंड हाफ, रोज दोपहर बाद वर्षा। ये एक के बाद एक पॉइंट जुड़े हुए हैं, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। डेली रेन इन सेकेंड हाफ, रोज दोपहर के बाद वर्षा, कॉमा मैक्सिमम रेन इन अप्रैल एंड अक्टूबर, मैक्सिमम रेन इन अप्रैल एंड अक्टूबर, अप्रैल और अक्टूबर में सर्वाधिक वर्षा। और कॉमा करके लास्ट बात लिख लीजिए,
दिस रीजन गेन मैक्सिमम रेन इन द वर्ल्ड। इस क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। दिस रीजन गेन मैक्सिमम रेन इन द वर्ल्ड। गेन, इस क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर? ठीक है, सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर लीजिए। फुल ईयर हाई टेम्परेचर है, उसके कारण फुल ईयर क्या रहेगा? लो प्रेशर रहेगा। जहां पर सिचुएशन बनेगी वहां पर कौन सी रेन होगी? कन्वेक्शनल रेन। यहाँ पर डेली रेन होती है, दोपहर बाद हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अप्रैल और अक्टूबर में मैक्सिमम रेन क्यों हो रही है? क्योंकि मार्च और सितंबर में सन डायरेक्टली कहाँ पर होता है? इक्वेटर पर होता है। और हम किस रीजन की बात कर रहे हैं? इक्वेटोरियल रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सितंबर में भी यहाँ पर चमक रहा है, तब भी ये रीजन गर्म है। ठीक है, तो सितंबर 21-22 को चमका, उस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। अगले कब तक? महीने भर तक, जब तक सन इस रीजन में रहेगा। सेम ऐसे ही अप्रैल में 21-22 मार्च को सन कहाँ पर चमका? डायरेक्टली 0 डिग्री पर। ठीक है, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, तो इस रीजन में मैक्सिमम रेन होगी और दुनिया में सर्वाधिक वर्षा भी यहाँ पर होती है, पूरे साल बारिश हो रही होती है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? सेकेंड पॉइंट, दूसरा बिंदु। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? बनाने की जरूरत है, नहीं बनाने की जरूरत है? 10 से 30 की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। सबसे पहले कौन सा टाइप है यहाँ पर? उसके बाद सूडान या सवाना, उसके बाद जी डेजर्ट या हॉट डेजर्ट। अब हॉट डेजर्ट क्योंकि ठंडे डेजर्ट भी होते हैं, ठीक है, इसलिए हॉट डेजर्ट लिखा है। ठीक है, लिख लीजिए। रेन ड्यू टू ट्रेड विंड्स। रेन ड्यू टू ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनों के कारण वर्षा। व्यापारिक पवनों के कारण वर्षा। मैक्सिमम रेन इन ईस्ट एंड मिनिमम रेन इन वेस्ट। पूर्व में सर्वाधिक एवं पश्चिम में न्यूनतम वर्षा। पश्चिम में न्यूनतम वर्षा। कॉमा, that's why maximum deserts in this region found in the western margin. That's why maximum deserts in this region found on western margin. इसीलिए इस क्षेत्र में रेगिस्तान पश्चिमी किनारों पर मिलते हैं। डेजर्ट्स फाउंड ऑन वेस्टर्न मार्जिन। मार्जिन मतलब होता है किनारा, ठीक है। पश्चिमी किनारे पर मिलते हैं। क्या आप बताओ? हाँ हाँ, तो बारिश या तो बहुत कम होगी या नहीं होगी। और मैंने आपको बताया था अगर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है तो उसको हम न्यूनतम बारिश वाला क्षेत्र कहते हैं, वो इलाका डेजर्ट ही रह जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर बारिश कहीं कहीं पर होती भी है तो 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ता है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बारिश वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, और इसलिए लगातार वो डेजर्ट्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। बोलो। मानसून टाइम में यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश, उसके बाद सूडान टाइम में यहाँ कम बारिश, उसके बाद नहीं। हाँ, तो यहाँ की वनस्पति में भी ऐसे अंतर मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे बारिश कम हो रही है वैसे वैसे वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जंगल, वहाँ के एनिमल सब में डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है, वहाँ का खान पान सब बदल जाएगा। आपने कभी फील किया है कि जो डेजर्ट रीजन में रहने वाले लोग होते हैं उनके कपड़े बहुत ढीले होते हैं? क्यों? स्पेशली जो अरब रीजन में, उनके कपड़े तो एकदम कपड़ा का चद्दर ही पहना होता है, ऐसा मान लो आप। क्यों होता है ऐसा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तुक्का तो मारिए, सही होगा या गलत होगा? गर्मी की वजह से। तो गर्मी तो हमारे यहाँ भी हो रही होती है, साउथ में खूब गर्मी हो रही है। डेजर्ट बड़ा रीजन है, वहाँ पर जब तक डेजर्ट स्टॉर्म आते हैं, रेत के तूफान आते हैं, और जब तूफान आएगा तो आप भाग नहीं सकते तूफान से, आप केवल बैठ जाते हैं बस आराम से कि तूफान गुजर जाए, ठीक है। और जब तूफान गुजरता है तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या होती है? रेत होती है, ठीक है। तो कभी भी तूफान आ सकता है, रेत इजीली आपकी बॉडी में एंटर कर जाए, फिर बाहर भी निकल जाए, इसलिए उनका जो ड्रेसिंग सेंस ही वैसा हो जाता है। वो आपको देखा कभी आप लोगों ने तालिबान वगैरह के लोगों को, गर्मी के अंदर भी कुर्ता, उसके ऊपर भी जैकेट ऊपर बांध रखा है, साफा मुंह पैक, इतनी गर्मी हो रही होती है। क्यों? जिस इलाके में रहता है कभी भी तूफान आ जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। अब रेत से बच के रहना है, पता लगा यहाँ से रेत, यहाँ से रेत, यहाँ भी रेत, यहाँ भी रेत, आपके फेफड़े मना कर देंगे 5 साल बाद सांस लेने से, अब नहीं हो रहा हमसे काम, ठीक है। तो आपका जो क्लाइमेट है वो सब कुछ डिसाइड कर रहा है, आपका खान पान, आपका पहनावा, सब कुछ डिसाइड कर रहा होता है। अगर कोई गोवा में, कलकत्ता में, श्रीलंका में जब निकलता है घर से बाहर तो छाता लेकर के निकलता है। कोई अरेबियन रीजन में निकलेगा तो क्या लेकर निकलेगा? पानी लेकर निकलेगा, पानी की बोतल। उसे पता है पानी कहीं मिलने वाला नहीं है आसानी से, ठीक है। यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है तो छाता लेकर के निकलो। तो चैलेंजेस सबके अलग अलग है। आजकल दिल्ली वाले मास्क लेकर के निकलते हैं, है ना। हाँ हाँ, चश्मा, गॉगल्स, मास्क, सिचुएशन ही ऐसी है, ठीक है। और मास्क भी वैराइटीज़ के मास्क हैं अलग अलग, है ना। क्योंकि नॉर्मल मास्क है वो तो खाली वायरस रोकता है, वो पॉल्यूशन नहीं रोकता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम है, लेकिन इसमें अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कल कि दिल्ली में जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनको शट डाउन कर दिया गया है, ठीक है। किस ऑर्डर के तहत शट डाउन किया गया है? ऑर्डर क्या आया है उसमें एक वर्ड यूज हुआ है ग्रैप, मैंने बताया था पहले क्लास में, है ना, GRAP, ग्रैप स्टेज 3। अब ये ग्रैप क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स खूब चर्चा में है कि दिल्ली में जो एयर AQI है वो कितना पार हो गया है, कहीं 500 कहीं 600 पार हो गया है। आनंद विहार में कल 999 आया, मैं तो देख करके हैरान हो गया। अगर आनंद विहार चला जाए कोई इस टाइम आदमी तो पूरी चांस है कि वो आधा खत्म हो करके आएगा वहाँ से, है ना, क्योंकि फेफड़ों में आपके एक दिन में मान लो आपने 50-60 सिगरेट पी ली है, ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो जो पॉल्यूटेंट है, वो जो हमारा एक बाल होता है ना, बाल, इस बाल का डायमीटर होता है 50 से 70 माइक्रोन्स, ठीक है, बाल का डायमीटर। सोचिए उसकी मोटाई की बात की जा रही है। लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं जिनका माइक्रोन कितना है, 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन। उसी को हम लोग एक को बोलते हैं PM 2.5, एक को बोलते हैं PM 10। तो इतना बारीक कण है, वो हमारी सांस के अंदर, सांस के थ्रू फेफड़े में जा रहा है, उसको रोकने के लिए मास्क पहनना है हमको, ठीक है। खाली सब पहन रहे इसलिए नहीं पहनना होता है। अब उसको कौन सा मास्क रोकेगा? जो बहुत या तो कई लेयर वाला हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मजबूत और मतलब मोटे कपड़े का बना हो, क्योंकि आपके बाल से भी कई गुना पतला कण है वो, जो आपकी सांस के थ्रू अंदर जाने वाला है, और ऐसे लाखों कण आपके आसपास तैर रहे हैं, ठीक है। तो वो AQI क्या है, ग्रैप क्या है, AQI कौन रिलीज करता है? सफ़र नाम की एजेंसी है, SAFAR, वो रिलीज करती है। इस सब के बारे में थोड़ा सा करंट में अखबारों में खूब आ रहा होगा आजकल, पढ़ लीजिएगा, काम आएगा, एनवायरनमेंट का सवाल बनता है उससे। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला थर्ड,
कौन सा होगा थर्ड है? हाँ, दिस वन, इसकी बात करने वाले हैं। बनाइए बनाइए बनाइए। गुस्सा तो आ रहा होगा, मैं बना लो, कोई बात नहीं। मन करता है ना, क्यों बार बार बनवा रहे हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई। बना लिया? अरे बना लो, इसके नीचे ये लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। हिंदी में बोलना पड़ेगा, लिख लेंगे ऐसे ही? कमाल है। ठीक है, उसी रीजन में हम बात कर रहे हैं समर और विंटर के अलग अलग, क्योंकि सेंट्रल रीजन है तो वहाँ पे फ़र्क आ जाएगा, समर में अलग विंटर में अलग।
जो समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे पूछ लेंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, अगर मैं बोलूँ तो व्यापारिक पवनों के कारण गर्मियों में वर्षा वर्षा पश्चिम से पूर्व में घटती है, पूर्व से पश्चिम में घटती है। ये लिखा हुआ है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा नहीं। मेडिटेरेनियन मतलब होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा नहीं। यहाँ पर लिखा है सर्दियों में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाएगी, और भूमध्य सागरीय क्षेत्र एकमात्र क्षेत्र जहाँ सर्दियों में वर्षा। हो गया? समझ लीजिए। अब जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी विंड चलती है? वेस्टर्ली। ठीक है, तो बारिश कहाँ से किधर होनी चाहिए? वेस्ट टू ईस्ट होनी चाहिए। पर यहाँ पर हमने दोनों बात लिख दी है। ये क्यों लिख दी है? किसको लगता है क्या कारण होगा जी? जेट स्ट्रीम का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, वो तो अपर एटमॉस्फेयर में चल रही है। ट्रेड विंड की बात हमने की है, ईस्टर्ली वेस्टर्ली की बात की है। ठीक है, और तो मैंने बताया था भी शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट ऊपर नीचे हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इस इलाके में क्या होता है कि जब विंटर है तब तो वेस्टर्ली चल रही होगी, लेकिन समर में क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगी प्रेशर बेल्ट, तो ट्रेड विंड जो इसके नीचे चल रही थी वो ऊपर आ गई है। ठीक है, तो विंटर में क्या होगा कि हवा जो विंड चल रही है वो यहाँ पर रेन करेगी। किस रीजन में? मेडिटेरेनियन रीजन में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बारिश करेगी वो। ठीक है, बाकी जगहों पर बारिश नहीं हो पाएगी। बाकी जगहों पर क्या होगा? बारिश किससे होगी? समर में ट्रेड विंड के कारण बारिश होगी। ठीक है, इस टाइम पर कहाँ बारिश नहीं होगी? मेडिटेरेनियन में। तो इसलिए इस क्षेत्र के अंदर इसका जो ईस्ट है और वेस्ट है दोनों ही हरा भरा होता है। समर में किसको बारिश मिल गई है? वेस्ट में मिल गई है, सॉरी ईस्ट में मिल गई है, और विंटर में किसको बारिश मिल गई है? वेस्ट वाले को मिल गई है। समझ में आ गई बात? इसके नीचे वाले में क्या हुआ था? ईस्ट में तो बारिश थी, वेस्ट वाला डेजर्ट बन गया था, पर यहाँ पे डेजर्ट नहीं बना, ना ईस्ट वाला बना ना वेस्ट वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों मौसम में एक एक इलाके को बारिश मिल जा रही है। चूँकि दोनों तरफ बारिश हो रही है तो बीच का मौसम एवरेज हो जाएगा। वहाँ पर बन जाएंगे क्या? बहुत सारे घास के मैदान, ग्रास लैंड जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है आपने स्टेपी। ठीक है, तो वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा। तो जो एवरेज टेम्परेचर की फसलें होती वहाँ पर खूब मिलेंगी। गेहूँ धान का कटोरा बन जाएगा वहाँ पर। ठीक, सॉरी वीट, धान नहीं वीट, गेहूँ। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अगला कौन सा है? हाँ, अब जो लास्ट के दो रह गए हैं वहाँ पर एक जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट लिख लो। क्या कह रहे हो? ये देखो, इसकी बात की जा रही है, हैं? हाँ, कह रहे सर ज़्यादा हो रहा है आज, मतलब ये जो क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन है आप इसको एक बार याद कर लो। सब जगह यही चलने वाला है, चाहे रेन की बात की जा रही हो, चाहे बात की जाएगी वेजिटेशन की, चाहे बात की जाएगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, सब जगह यही चलने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे सवाल आ जाएगा कि क्या कारण है कि मेडिटेरेनियन रीजन में सबसे अच्छे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, वहाँ की जलवायु भी ऐसी है, क्लाइमेट ही ऐसी है वहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए ऐसा होता है वहाँ पर, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो लास्ट ये लिख लीजिए, ये वाला उसको बना लीजिए। मैं ही बनाऊँ?
अरे ऐसे किया, यहाँ पर क्या लिखा 45, यहाँ पर क्या लिखा 60, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। 3 डिवीजन चाहो तो कर दो। ठीक है, लिखो इसके अंदर दिस इज अ फ्रंटल जोन, दिस इज अ फ्रंटल जोन। यह एक वाताग्री क्षेत्र है, वाताग्री क्षेत्र है विच गेन फ्रंटल और साइक्लोनिक रेन, विच गेन फ्रंटल और साइक्लोनिक रेन। यह एक वाताग्री क्षेत्र है जहां वाताग्री या चक्रवातीय वर्षा होती है, जहां वाताग्री या चक्रवातीय वर्षा होती है। फुल स्टॉप। फ्रंटल, कल फ्रंट पढ़े थे ना हमने, फ्रंट कहाँ बनते, यहीं पर तो बन रहे थे फ्रंट, टेम्परेरी रीजन में ही तो। फुल स्टॉप। नेक्स्ट कंटिन्यू कर लीजिए। ब्रिटिश क्लाइमेटिक जोन, ब्रिटिश क्लाइमेटिक जोन यानी सबसे वेस्ट वाला, ब्रिटिश क्लाइमेटिक जोन गेन फुल ईयर रेन। हिंदी में लिख लीजिए, ब्रिटिश प्रकार की जलवायु क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर ब्रिटिश में तो बारिश हो रही है, लेकिन जो बारिश है वो वेस्ट टू ईस्ट कम होती जाएगी, और इसीलिए यहां पर ईस्ट में ठंडे रेगिस्तान बने हुए हैं, साइबेरिया, लॉरेशिया, है ना, वो सब क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, क्योंकि बारिश वेस्ट में हो रही है तो वहां पर तो एवरेज या एवरेज से कम ठंडा टेम्परेचर होगा, लेकिन बाकी जगह एकदम ठंडा इलाका। ठीक है, वहां पर अगर बारिश होगी भी तो कौन सी वाली बारिश होगी, इस जगह पर ईस्ट में, तो वहां पर बर्फबारी वाली बारिश होगी, टेम्परेचर बहुत कम हो गया ना इसलिए। ठीक है, ये जो साइबेरिया लिखा हुआ है, लोरेशिया लिखा हुआ है, यहां पर कोई कंफ्यूजन? बोलो। हाँ, क्या जो बारिश होती है वो बिल्कुल ब्रिटिश क्लाइमेट जोन में ही आएगा वो। ठीक है, आप लोगों ने जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सनी डे, ये कॉन्सेप्ट सुना है ना, ये वहीं पर डेवलप हुआ है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वहाँ पर जो ऑन एन एवरेज मौसम है बहुत अच्छा नहीं होता है वो, तो कभी अच्छा मौसम हो, बारिश ना हो और धूप खिल जाए तो बहुत खुश होते हैं वो लोग। हम तो रोज़ धूप देख लेते हैं। ठीक है, सब जगह ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग एकदम हमेशा बिना धूप के जी रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इसी में ही आएगा। चलो, ये हो गया, और सबसे लास्ट में पड़ता है अपना पोलर या टुंड्रा जोन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, पोलर और टुंड्रा रीजन, उसमें बस एक ही बात लिखनी है, पोलर और टुंड्रा रीजन। क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे बताइए? हाँ जी, हाँ वो तो वेजिटेशन की बात कर रहे हो, रेन के रेफरेंस में, तो इक्वेटर का उल्टा हो जाएगा। फुल ईयर लो टेम्परेचर लिख लो, फुल ईयर लो टेम्परेचर, पूरे वर्ष निम्न ताप, उसके कारण क्या होगा, कॉमा फुल ईयर हाई प्रेशर, पूरे वर्ष उच्च दाब, और जहाँ हाई प्रेशर वहाँ बारिश होगी नहीं, तो कॉमा करके लिख लीजिए नो रेन, वर्षा नहीं। कहाँ पर? वो फ्रिजिड जोन है ओवरऑल पूरा ही, जमाव क्षेत्र। देखो डेजर्ट वो होता है जहाँ पर आबादी होती है, आबादी रहती है, वहाँ पर बाकी सब चीज़ें होती हैं। पोल एकदम मानव विहीन क्षेत्र है। ठीक है, हैबिटेशन लेस इलाके हैं।
हो गया? नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए, ओवरऑल नोट में जो फर्स्ट पॉइंट है, मैक्सिमम रेन, सर्वाधिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होगी? ओवरऑल सब जगहों पर मिला करके देखा जाए तो इक्वेटोरियल रीजन में, करेक्ट। ठीक है, तो इसमें लिखना है आपको इक्वेटोरियल या इक्वेटर लिख लीजिए, इक्वेटोरियल लिख लीजिए, हिंदी में लिखना है भूमध्य रेखीय। इससे कम कहाँ पर हो जाएगी? मॉनसून का इलाका, और इससे कम हो जाएगी ब्रिटिश। ठीक है, दूसरा मिनिमम रेन। दुनिया में सबसे कम वर्षा के इलाकों की बात करें अगर हम, तो सबसे कम वर्षा एकदम कहाँ पर हो रही है? पोलर रीजन में, और उससे कम डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स वो कोई भी हो सकते हैं। अगर हम कहें कि पूरे साल कहाँ वर्षा हो रही है, तो दो जगह आई पता लगी आपको। एक तो ठीक बोला किसी ने, अभी इक्वेटोरियल बोला है, वहाँ पर पूरे साल वर्षा हो रही है। और दूसरा बोलो, तुम पीछे भी बोल रहे थे ना, वो तुमने कहाँ फुहारों की बात की थी? हाँ, रेन ओनली इन विंटर, जहाँ पर केवल सर्दी में बारिश हो रही है, ऐसा कौन सा इलाका है? अभी लिखा है आप लोगों ने, मेडिटेरेनियन, करेक्ट, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। हिंदी में क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय। हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिखिए, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी फिर। जल्दी, क्या जल्दी? हो गया? ठीक है, तो अभी हमने जो ओवरऑल क्लाइमेटिक डिवीजन पढ़ा, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश इस प्रकार घटते हुए क्रम में होती है, मैक्सिमम इक्वेटोरियल रीजन में, उससे कम जहाँ जहाँ मानसून टाइप क्लाइमेट होगा, यानी कि कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न भाग में, उससे कम कहाँ पर? ब्रिटिश, यानी कि टेम्परेट जोन में वेस्टर्न पार्ट के अंदर। इन तीनों जगहों पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम की बात, पोलर ना के बराबर बारिश है, होती ही नहीं है। ठीक है, उससे कम कहाँ पर? डेजर्ट में, कहीं पर 10 सेंटीमीटर, कहीं 15, कहीं 20 सेंटीमीटर, ऐसा। ठीक है, पूरे साल कहाँ बारिश दुनिया के दो इलाकों में होती है? नंबर एक कहाँ पर? इक्वेटोरियल। दूसरा टेम्परेट जोन के अंदर जो इलाके वेस्ट में है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ठीक है, ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, इसका मतलब खाली ब्रिटेन की बात नहीं की जा रही है, उस रीजन के अंदर हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट की बात की जा रही है। ठीक है, और एक इलाका ऐसा जहाँ पर केवल सर्दियों के अंदर बारिश होती है। ठीक है, ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर सर्दी के अंदर भी होती है, गर्मी के अंदर भी होती है, पर केवल सर्दी में कहाँ बारिश हो रही है? मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, टर्की, ग्रीस, यूनान, इटली, इन सब इलाकों में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब दो चीज़ लिखिए, एक सब हेडिंग दो, ऊपर हेडिंग दो पोलर वर्टेक्स, हिंदी में ध्रुवीय भंवर। भंवर, भंवर सिंह का नाम सुना है ना? कोई भी नहीं है, ऐसी बोला मैंने। पोलर वर्टेक्स, वर्टिकल से बना है वर्टेक्स, VERTEX। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है मैं समझा रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, करंट अफेयर से सवाल इसके ऊपर बने हुए हैं। तो पहली बात, नाम से पता लग रहा है कहां पर बनेगा ये?
केवल पोल्स पर बनता है। होता क्या है पोलर वर्टेक्स में कि जो हवाएं होती हैं वो किसी एक जगह पर फंस जाती हैं और लगातार वर्टिकली ऊपर नीचे घूमती रहती हैं, गोल गोल घूमती रहेंगी पर उसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है, वो क्या करती है, ठंडी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और ये क्लाइमेट के ऊपर भी असर डालती हैं, सर्टेन रीजन में बनती है। यहाँ पर सब इसके बारे में लिखा हुआ है, आप ये देख पा रहे हैं। ये 2 पोल है अपना, नॉर्मली मैक्सिमम कहाँ पर बनती हैं, ये नॉर्थ पोल पे बनती हैं आर्कटिक रीजन में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक फनल में या एक वर्टिकल फॉर्म में हवाएं लगातार क्या करेंगी, मूव करती रहेंगी। लो प्रेशर सिस्टम है ये, एक तरीके से आप कह सकते हैं पोल पर बनने वाला साइक्लोन। समझ में आई? इसको हम कहते हैं ध्रुवीय भंवर या पोलर वर्टेक्स। इस पर अब तक 2 बार सवाल बना है, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ है कि ये बहुत लंबे टाइम के लिए बना रहा, उससे कारण इसने क्या किया, क्लाइमेट को इफेक्ट किया, तो उस पर सवाल बन गया। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है जोग्राफिकल की कि भाई नॉर्मली ऐसा होता रहता हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको पता करना है, सवाल आ चुका है तो पता होना चाहिए में क्या होता है, तो जानकारी यहाँ पर है। जिस साल डिस्कशन में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, करंट में मान लो इस पर डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब सवाल इसके ऊपर बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, तो अच्छे से पढ़ लेना होगा इसको। ठीक है, तो एक तो ये पोलर वर्टेक्स क्या है, यहाँ पर लिखा है, इसको आप देख लीजिएगा। बेसिक 2 चीज़ें हैं, पोल्स पर बनता है, एक हवाएं वर्टिकली मूव करती हैं, लो प्रेशर सिस्टम है, इतनी सी बात है। ठीक है, कब बनता है कैसे बनता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी के अंदर भी दे दूंगा मैं। एक और चीज़ होती है, ये तो उसी का ही बताया हुआ है पोलर वर्टेक्स कैसे बन रहा होता है। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ, एक होता है जियोस्ट्रॉफिक विंड। अच्छा, उससे पहले एक ये कोपेन का क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन था। अभी जो आपने क्लाइमेट बांटा है, एक विद्वान हुए कोपेन, इसका हालांकि जीएस से बहुत रिलेशन नहीं है, ऑप्शनल में आता है, लेकिन जीएस में लोग उस पर सवाल पूछने लग गए हैं। ठीक है, तो कोपेन ने क्या किया, अभी जो हम लोगों ने लिखा था उन्होंने उसी को अलग अलग नाम दिया, जैसे मेडिटेरेनियन, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, ऐसे अलग अलग नाम दिए। फिर उन नामों का शॉर्ट फॉर्म दे दिया, CS, CFBC, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, किसके लिए कंफ्यूज, मतलब उसने तो अपना काम किया था अकेडमिकली, जैसे काम रिसर्च करते हैं वैसा काम किया था। ठीक है, तो उस पर कुछ सवाल बने हुए हैं, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है यही वाला जो हमने पढ़ा है, बस इसने उसी को डिटेल कर दिया है, एक टाइप के 2-3 सब टाइप कर दिए, इतना फ़र्क है। ठीक है, उसको आराम से देखिएगा, एक बार हम डिस्कशन कर लेंगे। समझ में आई बात? तो पोलर वर्टेक्स, इसके बारे में एक पेज आप छोड़ दीजिए, लिखना है इसमें डिटेलिंग में। एक और टर्म लिख लो कहीं पर, जियोस्ट्रॉफिक विंड, हिंदी में लिखो भूस्थैतिक पवन। जियोस्ट्रॉफिक, GEO स्ट्रॉफिक, STROPHIC, जियोस्ट्रॉफिक विंड, भूस्थैतिक पवन, भूस्थैतिक पवन। टाइम बिल्कुल हो गया है, सही कह रहे हो आप। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया है, बताया ना पोलर वर्टेक्स क्या है, अभी तब सो रहे थे हैं? हाँ हाँ, तुम पूछ रहे हो, बता रहे हो। ठीक है, मैंने वही बताया अभी, पोलर वर्टेक्स मैंने क्या है बता दिया है। अब वो जितने लंबे टाइम तक बना रहेगा उसका उतना लंबा इफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो इमेज है, इससे मैंने इसलिए, जैसे टाइम बहुत कम है, हमें ख़त्म करना है, जितने लंबे टाइम तक ये बना रहेगा उतने लंबे टाइम तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। ये देखिए, ठीक है। अगला क्या बोला मैंने, जियोस्ट्रॉफिक विंड, भूस्थैतिक पवन, ये क्या होती है? अब देखो, मैंने आपको 2 अलग अलग फोर्सेस के नाम बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? गलत बात है, जो हवा को क्या कर दे, डाइवर्ट कर दे। और मैंने दूसरा बताया था प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दाब प्रवणता बल। ये क्या होता है? है ना, 2 अलग अलग दाब वाले इलाकों के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब कोई विंड इन दोनों फोर्स से एक साथ इफेक्ट हो रही होती है, कोरियोलिस क्या करेगी, जैसे मान लो कोई विंड है, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर है, विंड कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई टू लो प्रेशर, वो इधर से इधर आ रही है, यहाँ पे बीच में कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है, वो क्या करेगा, उसको उसके रास्ते से मूव करने की कोशिश करेगा।
तो इन दोनों को बैलेंस करती हुई जब कोई विंड चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रॉफिक फोर्स या भूस्थैतिक पवन। ठीक है, इसका एक वैसे 2 लाइनों का डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, मोटा मोटा ये हमने क्लाइमेट के टॉपिक्स अपने कर लिए हैं। अब आपको 2 दिन की छुट्टी है। ठीक है, तो काम क्या करना है, द होल यूनिट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी और एटमॉस्फेयर 4-5 चैप्टर हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है। एक बात, जो नोट्स अभी तक हमने किए हैं 25, 30, 40 जो भी पेजेस लिखे होंगे आपने, उसको पूरा क्या करना है, रिवाइज करना है। होलिस्टिकली इसके ऊपर आपकी एक समझ बन जानी चाहिए। और तीसरा काम, आपको कुछ स्टडी मटेरियल मिला हुआ है, ठीक है, उसको भी एक बार उससे गो थ्रू हो जाना। तो नोट्स, एनसीईआरटी, स्टडी मटेरियल, सेम टॉपिक पर आप तीनों से गो थ्रू हो गए। उसके बाद आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कुछ डाउट आएगा तो उसको प्रॉपर लिखना है कि डाउट एग्जैक्टली क्या आया है। ठीक है, ताकि उसको बाद में क्या कर सको, आप पूछ सको। एक चौथा काम अगर कोशिश कर पाइए 2 दिन में, 2 दिन बहुत होता है क्योंकि रिवाइज ही तो करना है आपको, कुछ नया तो नहीं करना है। चौथा काम क्या करना है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की किताब है, बुक होगी, तो उसमें क्लाइमेटोलॉजी पर जो कुछ सवाल बने हुए हैं उसको थोड़ा सा देखना चाहिए, प्रीलिम्स के भी एज वेल एज फॉर द मेंस। ठीक है, ताकि फिर इसके बाद कुछ सवाल आपको हम देंगे, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस भी लिखना शुरू करेंगे। आपने कुछ सवाल लिख करके दिए थे, उसको मैं चेक करके ले आऊँगा। बहुत सारे बच्चों ने अलग भी दिए हैं, कुछ ने खाली जितना कहा उतना ही दिया हुआ है। तो जो जितना ज़्यादा एफर्ट करेगा ज़्यादा फायदा होगा उसको। ठीक है, ओके, सी यू, हैव अ गुड डे। हाँ हाँ, आ जाओ, मत परेशान। सवाल जिसके लिखे हुए सब मुझे जब सबमिट कर दो। अरे यार, तुम्हें हीट वेव भी नहीं पता। नो सर, इस बार बीपीएससी में आया था, मैं कंफ्यूज हो गया था। बीपीएससी पे दे रहे हो? हाँ। अरे वाह। क्वेश्चन किसी और का भी है?